हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, कॉन्ग्रुएंसी समझी थी, राइट, कि कॉन्ग्रुएंट को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब इस कॉन्ग्रुएंट की हेल्प से ही हम रिमेनिंग जो आगे आने वाले सेशंस हैं या जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो अभी हम डाइफाइंडाइन इक्वेशन पढ़ेंगे और उसके आगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो कि कॉन्ग्रुएंस का ही पार्ट है। हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसी पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब डाइफेंटाइन इक्वेशन भी कर लेते हैं। इसका स्टेटमेंट ही मोर देन इनफ है, बिकॉज इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है ना वो मतलब सब्जेक्टिव बनता है, यानी थ्योरम से पूरी प्रूफ करने के लिए तो ज्यादा, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो भी थोड़े से लेंथी रहते हैं। सो हम इसके सिर्फ एक स्टेटमेंट देखेंगे बस, और कुछ इसके लिए ज्यादा है नहीं यूजफुल। हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक तो है डाइफेंटाइन डाइफेंटाइन इक्वेशन, एंड द नेक्स्ट वन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है ना, ये आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग इसमें ना एमसीक्यू बीच बीच में से बन जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चन तो आपको पूरा सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली नहीं देगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है ना वो इटसेल्फ अपने आप में काफी सारे एमसीक्यू लिए वो रहता है। सो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को। इवन इसका पूरा जो स्टेटमेंट था, जो इसकी डेफिनेशन थी, वो भी डी ट्रिपल एस बी में और काफी एग्जाम्स में आई हुई है, यानी जहाँ पे नंबर थ्योरी बहुत कम भी पूछी जाती है ना तो चाइनीज रिमाइंडर्स दे देते हैं। तो बहुत छोटा मोटा, कोई ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ के हम नहीं जा सकते इस टॉपिक को। सो बस एक बार इसको देख लेना, एक दो बार करोगे, इजी है, कोई ज्यादा इतना लोड लेने वाली है नहीं इसमें बात। जो हम पढ़ेंगे अब है डाइफेंटाइन डाइफेंटाइन इक्वेशन। अभी डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या है, देखो वही आपका, जैसे हमने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी थी उसमें तो हमने ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम टाइप से कोई चीजें पढ़ी थी, उसके ऊपर बात कर रहे थे हम। डाइफेंटाइन बोलता है कि भाई आपके पास कोई टू वेरिएबल्स में भी तो कोई इक्वेशन हो सकती है, तो क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में है या नहीं। अब देखो नाइन्थ स्टैंडर्ड में होते तो हमारे पास टू पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन होती, उसका बिहेवियर बता सकते थे, वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, इस टाइप से हम बोलते हैं ना। और उसमें हम क्या बता सकते हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, एग्जिस्टेंस में है या नहीं। यहाँ पे सिर्फ हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे, इसके बिहेवियर के बारे में नहीं बताना, बस हमें ये बताना है क्या इस इक्वेशन का, इस टाइप की कोई इक्वेशन है। कुछ बुक्स में आपको इस टाइप से भी मिल जाएगी, प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, बोथ आर सेम, बिकॉज इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस सी, किसी माइनस सी को हम कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं, तो सी डैश ले लो, यानी कि ये दोनों ही एक ही स्टेटमेंट है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्टेंस में होगा, यानी कि आपको ये गारंटी हो जाएगी कि भाई इस टाइप की कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है उसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस है या नहीं। वो तब होता है जब ये जो सी है, दिस इज नथिंग बट GCD ऑफ दीज टू नंबर, बस। ठीक है, मान लो आपके पास लिखा हुआ है 5x + 8y फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू 1, तो आपने देखा 5 और 8 का GCD कितना होता है, 1। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1। सो इसका एक सॉल्यूशन 100% एग्जिस्टेंस में होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लो हमने सपोज किया ax + by = c है। इसमें मैंने माना कि भाई x1 एक सॉल्यूशन है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, या कोई x एक सॉल्यूशन है, वो भी अपने ऊपर है, यानी कि आप पेयर वाइज में ले सकते हैं। जब ये x1 और y1 इसके सॉल्यूशन है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने लिखा है ax by = c, इस c को हमने क्या लिखा, GCD ऑफ दिस c इज नथिंग बट GCD ऑफ AB। ठीक है, एंड दिस हमने ले लिया कोई d। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोलेंगे इफ x1 इज अ सॉल्यूशन, तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस b डिवाइडेड बाई d, सम k या p जो भी आपको लेना चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। इफ दिस इज अ सॉल्यूशन देन y माइनस a डिवाइडेड बाई d डिवाइडेड बाई p इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ये आपके एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, कैसे, मान लो आपको कोई इक्वेशन दे देगा 2x + 5y = 1। ठीक है, आपको नेम मेंशन नहीं करेगा, नाम कभी मेंशन नहीं करता। ये यूपी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, यूपी टीजीटी या पीजीटी में आया हुआ था क्वेश्चन।
2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, तो क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको फाइंड आउट करो, वो अपने आप में लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो वो हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस निकलेंगे लिखेंगे, ताकि बस 1 मार्क में कोई एमसीक्यू टाइप बनता है तो हम इजिली उसको कर पाए। सो हमने देखा हाँ भाई GCD ऑफ 2,5 इज 1 है, तो यस 100% देर इज सम सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे पूछ लेगा कि भाई कौन सा इनमें से है। मान लो हमने लिया ये x1 है प्लस b कौन सा है, ये a है ये b है, तो दूसरा जो सॉल्यूशन होगा 5 डिवाइडेड बाई 1 सम p या k टाइप का होगा। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल्स टू सम x1 प्लस 5 p टाइप का होगा। और जो दूसरा होगा दैट इज y1 माइनस a कितना है 2 डिवाइडेड बाई 1 p टाइप का होगा। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं एंड दिस इज ऑल फॉर डाइफेंटाइन इक्वेशन, ज्यादा इसमें कुछ लोड लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है। एन इक्वेशन इन टू अननोन्स, अब ये तो देखो अंडरस्टूड है सारी चीजें। इक्वेशन इन टू अननोन्स, अननोन्स यानी कि x और y है यहाँ पे, इक्वल्स टू c वेयर a b c बिलोंग्स टू इंटीजर इज कॉल्ड लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, यानी कि इस वाले पैटर्न को ही हम डाइफेंटाइन इक्वेशन बोलते हैं। अब बोलेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में है या नहीं, यानी कि दिस इक्वेशन इटसेल्फ अ डाइफेंटाइन इक्वेशन, लेकिन इसका सॉल्यूशन है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन दिस a and b नॉन जीरो हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का क्राइटेरिया होता है, यानी कि a b डिवाइड कर रहा है c को, यानी कि ये वाला एक ही बात है ना, यानी कि इसको मैं कोई d ले लेती हूँ तो d डिवाइड्स c, या इसका जो GCD है वो इसके इक्वल भी हो। हाँ यही देखो एमसीक्यू में यही कंफ्यूजन हो जाता है। देखो एक तो कहता है कि भाई GCD, अलग अलग बुक्स में ना ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप देखना ये सी है, ये एक्चुअली इसकी करोलरी बन जाती है ए एक्स बी वाई इक्वल्स टू GCD ऑफ ए बी। ठीक है, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, इसका ये मतलब हुआ, और ये GCD हमने ले लिया सी। अब जब ये GCD ही इसका सी है तो इसका इनडायरेक्ट वे में सेंस क्या बनता है कि भाई जो GCD D है वो सी को डिवाइड करेगा कि नहीं। कॉमन मल्टीपल जो होता है HCF होता है वो हमेशा अपने नंबर को डिवाइड करता है, तो ये इसका रिजल्ट है। सो द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ कोई D डिवाइड C। अब है इफ x1 y1 is one of the solution, the other solutions are x equals to x1 plus b divided by dp y1 minus a divided by dp where d is GCD of these two। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि ऑलवेज वन होगा, वन भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे कहीं को प्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम इतने यूज टू हो जाते हैं ना को प्राइम पढ़ने का, तो यहाँ पे डिवाइड्स है। ठीक है, डिवाइड्स हो या डायरेक्ट GCD लिखा हो बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पे ये डाइफेंटाइन इक्वेशन मैंने इस टाइप से लिख दिया कि ये भी एक ना स्टेटमेंट का करोलरी टाइप से बन जाती है बस, मतलब किसी भी पैटर्न में आपको देखने को मिल सकती है ना ये, इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू GCD ऑफ ए बी हैज अ सॉल्यूशन, बस इतना कुछ नहीं, बस मैंने लिख दिया ये। अब पढ़ेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, कॉन्ग्रेंस के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो हम देखते हैं कि ये होती क्या है। चाइनीज, सही है चाइनीज, देख लेना। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमें? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देखो, मान लो यहाँ पे x इज कॉन्ग्रेंट टू, यानी बात हमारी देखो लीनियर कॉन्ग्रेंस पे ही हो रही है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रेंस, सॉरी, यानी काफी सारा सिस्टम होगा। मॉडुलो m1 x इज कॉन्ग्रेंट टू a2 मॉडुलो m2, x is congruent to a3 modulo m3, so on, x is congruent to an modulo mn। यानी इस टाइप से दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यानी कि कोई एक x की ऐसी फिक्स्ड वैल्यू, यानी कोई एक ऐसा x हमें पता हो जिसको मैं m1 m2 m3 m1 किसी से भी डिवाइड करूं, तो किसी केस में रिमाइंडर a1 आ रहा है, कभी a2 आ रहा है, कभी a3 आ रहा है, कभी an आ रहा है, एक नंबर दिया हुआ है,
तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में पढ़े होंगे ना कि इफ दिस इज सर्टेन नंबर, इफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस, देन लीव्स अ रिमाइंडर 2 3 5 7, देन व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो वो नंबर थ्योरी से ही डिडक्ट हुए हैं वो क्वेश्चंस। तो इनका आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन है कि यानी कि कोई एक्स है, उसका रिमाइंडर a1 आए, जब मैं उसमें कोई m1 मॉडुलो लगा दूं, यानी किसी m1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आ रहा है a1। इसी नंबर को मैं किसी m2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आ रहा है a2। इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास an मॉडुलो mn। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, अब सॉल्यूशन होगा क्या, इससे पहले नंबर थ्योरी में क्या बनता है, क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो बड़ा अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, जैसे D SSS में दिया था, जो इस बार एग्जाम हुए ना 2021 में हुए थे, या 2020 में हुए, 21 में हुए थे, उससे पहले जो एग्जाम हुआ था मे बी 18 के आसपास हुआ होगा, उस वाले में ये वाला, जिसमें टीजीटी के लिए कोई भी इनको कैंडिडेट नहीं मिला था, उस साल की बात है ये। उसमें ये वाला था, बस उसमें पूछा क्या था, बस स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी एक्चुअली दैट टाइम, उन्हें अंदाजा नहीं था कि अच्छा चाइनीज रिमाइंडर भी पूछ लेंगे क्या, हालांकि कुछ लेवल नहीं है इसका। वो क्या कह रहा है कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में है या नहीं। तो हम एग्जिस्टेंस में तब बता देंगे जो ये मॉडलो m1 m2 m3, ये जो m1 है ना, इनको देखते ही बता देंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट में है या नहीं। ये जो नंबर्स हैं ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, तो चाइनीज रिमाइंडर एप्लीकेबल है। जितने भी नंबर्स हो वो क्या होने चाहिए, को प्राइम्स। लाइक ये इस टाइप से होने चाहिए, भाई यहाँ पे मॉडलो 5 लगा हुआ है, यहाँ पे मॉडलो 7 लगा हुआ है, मॉडलो कोई 11 लगा हुआ है, यहाँ पे समथिंग कुछ रिमाइंडर बचा हुआ है, यहाँ पे कोई एक्स, एक्स और एक्स है। तो हम ये एक्स इजिली बता पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। तो सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस का मतलब कि पेयर वाइज में m1 m2 m3 m4, ठीक है, या एम ऐसे भी ले सकते हो m2 m3 m3 m4 सो ऑन mn-1 m1 ऑल आर को प्राइम नंबर, यानी कि सबका जीसीडी कितना आना चाहिए, 1। अच्छा, एक और बात, मैंने पेयर वाइज तो बात कर ली, लेकिन इसमें ये भी होना चाहिए कि भाई m1 और mn है ना, इनका भी जीसीडी 1 नहीं आना चाहिए। वो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, यानी कि कहीं से भी कोई भी नंबर उठाओ, उनका जो पेयर है वो, उनका जीसीडी हमेशा 1 आना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, और जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा हमारे पास m1, कैपिटल एक्स ले लो, x1 a1 m2 x2, बस यही असली चैलेंज है, इस चीज को याद रखना, कैपिटल M n x n एंड a n। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब ये हमें a1 पता है, a2 भी पता है, an भी पता है, क्यों, ये तो पता है भाई, ये तो सारे रिमाइंडर है, आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। ये m1, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, m2 मोडुलो mn, सो दीज ऑल आर रिमाइंडर्स। जो कैपिटल M है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, कॉन्ग्रेंट टू मोडुलो M है यहाँ, अंडर मोडुलो M। ये वाला जो M है वो क्या है, ये M है जो ये वाले आपको दिए हुए ना, m1 m2 mi आएगा ये mn का प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक आता है आपके पास ये वाला M। ठीक है, ये वाले, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, mi से। दिस इज इक्वल्स टू दिस कैपिटल M डिवाइडेड बाय mi। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो मैंने करवाया इसलिए उसी से कर लेते हैं थोड़ा सा, हमारे पास ना टाइम कंस्ट्रेंट हो गया। कोई नहीं, इसको इतना ही टाइम देना चाहिए वैसे भी। अब देखो, पहले मैं समझा देती हूँ, यही मैंने कराया हुआ है आपको। इफ a1 an आर एनी इंटीजर्स, these n क्या म्यूचुअली को प्राइम, क्या है म्यूचुअली को प्राइम, यानी आपस में एक दूसरे से जीसीडी कितना आना चाहिए उनका, 1 आना चाहिए, डिवाइड करे जब। देन द कॉन्ग्रेंस x, ये वाला कॉन्ग्रेंस मैंने m1 की जगह n1 ले लिया है,
have a unique solution. Yes, of course there exists a solution and it should be unique. ये वाला MCQ है. N1, N2, Nk if positive integers mi are relatively prime in pairs, all mi's. ये ना एक्चुअली यहाँ पे मेरे को ni लिखना चाहिए था या यहाँ पे mi लिखना चाहिए था, तो आप इसको यहाँ ni कर लो. All ni's are relatively prime in pairs and ai are any इंटीजर्स होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये तो रिमाइंडर होते हैं हमारे पास. ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, और एक ही वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन इनका एग्जिस्टेंस में होगा. अब इनके अंदर स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो देखो. स्टेप्स मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, वही है. सबसे पहले क्या काम करना है, हमें देखना है कि भी कॉन्ग्रुएंसी है. x1 a1 GCD चेक कर लो सबकी. ऑल शुड बी को प्राइम नंबर. ठीक है, ये आपका स्टेप 1 हो गया. यहाँ पे मैंने M1 से M2 से डिनोट कर दिया इसको. सेकंड जो होगा हमारे पास वो ये होगा, x equals to m1 x1 a1 a2 under modulo m, where this m is product of these two. mi यानी कि ये वाले m1, यानी कि मुझे m1 निकालना है तो मैं यहाँ m1 रखूंगी, m इंटू m1 रख दूंगी. यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल लेके एक चीज बता दी आपको. ठीक है, यहाँ तक ये डन. अब एक और स्टेप, xi कैसे निकलेगा, ये तो ध्यान नहीं रखा. xi कैसे निकलेगा, राइट. देखो xi इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मात खा जाते हैं, लेकिन नहीं खानी है, करना है. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बताया था प्रीवियस क्लास में. इसमें भी हम इसी का यूज करेंगे, लेकिन जो इसकी स्टेटमेंट होती है वो होती है mi xi, यानी कि जो ये वाले हैं यही स्टेटमेंट. दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो mi, यानी जो m है उनसे, यानी कि m1 जो होता है x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो m, यानी कि यहाँ वन आ रहा है ना, यानी कि इसको मैं इधर लेके चली जाऊंगी तो ये m1 इनवर्स हो जाएगा कि नहीं. तो यानी कि हमें यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हेल्प से x1 x2 और xn निकालना है. ठीक है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आ जाएगा. अभी मैं आपको कंटेंट समझा रही हूँ कि क्या है. तो यहाँ पे देखो m1 x1 इक्वल्स टू 1 is congruent to 1 modulo m1, m1 x1 is 1 modulo m1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ mi है. अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि टू कैलकुलेट दिस x1, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू, इस टाइप से मान लो बोल दिया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, राइट. तो जहां पे भी ये टर्म आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ mi वैल्यूज, या एक एमसीक्यू बन सकता है एक्स आई आर कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ mi वैल्यूज. बस ये चीज ध्यान रखनी है. कैलकुलेशन इसकी बहुत ज्यादा मतलब इजी है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, बस थोड़ा सा हम यूज टू नहीं होते करने के, इसलिए लगता है. ये है आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट. ये मैं एक क्वेश्चन कर देती हूँ आपका, ये मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ यहीं से. मैंने 3 पे लिया है ये. तो दीज या x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 1, यहाँ पे 3 अंडर मॉडुलो 5 7 11. तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 हो गया. ये हो गया m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3, राइट. अब देखो सबसे पहले देखो 5 7 11, 5 7 11 आप तीनों को एक साथ लो या अलग अलग लो, दे ऑल आर को प्राइम नंबर. इनकी जीसीडी कितनी है आपके पास, 1 है. तो यानी कि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्टेंस में होगा. ठीक है, सेकंड हमारा स्टेप क्या होता है, टू कैलकुलेट आर एक्स वी नीड टू फाइंड m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2, इस केस में m3 x3 एंड a3, हमें ये तीन वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे a1 a2 a3 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास m1 हमें कैलकुलेट करना है, और ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, m1 भी x1 भी. सो m1 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, mi इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय स्मॉल mi. ठीक है, अब ये m क्या हो जाएगा आपके पास, मान लो मैं यहाँ पे लू फॉर i इक्वल्स टू 1, m1 कितना हो जाएगा आपके पास, m1 मीन्स
प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज थ्री, क्योंकि जो कैपिटल एम होता है वो कितना होता है, इन सब का मल्टीप्लीकेशन होता है जितने भी हैं, डिवाइडेड बाय आई रखा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, स्मॉल m1 कितना है आपके पास 5, या मैंने लिख दिया है, डिवाइडेड बाय 5, दोनों कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 77। m2, m2 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपको ये तो m तो सेम ही रखना है, 5 7 11, इस केस में m2 कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, दिस इज 55। अब m3, 5 7 11, 5 7 और यहाँ पे आपका m3 कितना है 11, 11 कैंसिल, ये कितना आ गया 35, तो ये आ गया 77, 55 एंड 35, ये क्या आ गए आपके पास m की वैल्यूज, यानी कौन सी वैल्यू, कैपिटल M, यानी कि इन सब तीनों की वैल्यू हमें मिल गई, इन तीनों की हमें पता है, अब x1 x2 x3 बताना है। अब ये कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से, तो ये वैल्यूज याद रखने 77 55 एंड 35, राइट। अच्छा, अब हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है m1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो m1, कैसे, इस वाले स्टेटमेंट से, क्योंकि हमें निकालना है m1, तो हम क्या करेंगे, i के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, ये वाली स्टेटमेंट लिख के आएगी। अब x m1 हमारे पास कितना निकला था, अभी निकला था हमने m1, 5 इंटू 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई ये वाला 5, यानी कि 77 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m1 इज 5, ठीक है, ये आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं x, ये एक्चुअली लेंथी मेथड से भी हो सकता है, मैंने 2 मेथड कराए होंगे, देखो मैं दिखाती हूँ, या दूसरे क्वेश्चन में कराया था इसमें, ये यहाँ तक तुमने कर लिया, ये रहा, मैंने देखो 2 मेथड करवाए हुए हैं, आपको जो ठीक लगे आप कर लेना यहाँ से। एक ये वाला मेथड है, एक ये वाला है, ठीक है। तो मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इजी वाला जो मैंने अभी बताया था प्रीवियस क्लास में, उससे यूज करेंगे तो थोड़ा इजी रहता है ये, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको, 77x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका आप इसको डायरेक्ट लेके आओगे, जैसे मैं पेज ही ओपन कर लेती तो ज्यादा अच्छा रहता है। 77 है ना, यहाँ पे मैंने लिखा x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 77 इनवर्स मॉडुलो 5, फिर हमें क्या करना पड़ता, देखो यहाँ पे 17 17 ऐसे करते, फिर 5 से डिवाइड करते, तब तक करते जाते जब तक कि रिमाइंडर 1 ना आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन हमारे पास और एक रिजल्ट होता है कि मान लो ये वाला नंबर इससे बड़ा है, या यहाँ पे भी इससे बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसको वहीं के वहीं डिवाइड कर दो, यानी कि मैंने क्या किया, इसको 77, अब देखो आप डायरेक्ट नोट से पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप ये चीज नहीं देखते हो। तो 5 1 जा 5, 2 7, 5 5 जा 25, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 2, तो इस पूरे को रिड्यूस करके मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। अब क्वेश्चन इजी हो गया हमारे पास, ठीक है। 2x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5, अब इस 2 को मैं इधर लेके जा सकती हूँ, बिल्कुल लेके जा सकती हूँ। तो अब हमें निकालना है 2 इनवर्स, 2 इनवर्स कैसे निकालेंगे, अंडर मॉडुलो 5, 2 का मल्टीप्लाई करते रहो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो दोनों 5 से छोटे हैं, 2 3 जा कितना आ गया 6, 5 से बड़ा डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 आ गया 1, हमें इनवर्स चाहिए 2 इनवर्स का, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इनवर्स का मल्टीप्लाई इधर किया, 2 इनवर्स इधर किया, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। सो यहाँ पे इतना आ गया, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, नहीं है, ये रहा, ये आ गया 3, तो यहाँ पे इसके प्लेस में मैंने लिख दिया क्या 3, तो यानी कि x1 वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कुछ पेज समझ जाए ना कहीं, हाँ यहाँ पे देख, नेक्स्ट देखो m2 x2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो दिस, अब हमारे पास नेक्स्ट कितना है 55 x2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, नहीं ये मैंने लेंथी मेथड से कराया, वो हम इससे नहीं करेंगे, तो मैंने आपके नोट्स बन जाए तब करेंगे, ठीक है।
अच्छा, नीचे लेंदी मेथड से कराया, ये इसी से कराया, ठीक है। अच्छा, हमें नेक्स्ट कितना लिखना है, m2 x2 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोडुलो m2, राइट। अब देखो m2 कितना आया था हमारे पास, 55 आया था, x2 हमें निकालना है, इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोडुलो, यहाँ पे था हमारे पास 7, ठीक है। अब देखो ये काफी बड़ा नंबर है, निकल इससे भी जाएगा, पर क्यों इतना रिस्क लेना, कितना टाइम लगाना, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 55 को 7 से 49, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 6, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 6 में। तो x2 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 इंटू 6 इनवर्स मॉडुलो 7। अब इसका हमें मल्टीपल निकालना पड़ेगा, यहाँ मैंने निकाल दिया, 6 1 6, 6 2 12, डिवाइडेड बाय 7 तो 5 आया, यहाँ पे 3 जा पे 4 रिमाइंडर, 4 पे 3, तो करते करते कहाँ पे पहुंचे हम, 6 6 जा, ये माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है एक्चुअली, 36, 7 5 35, तो एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 7 से जब हम अंडर मॉडल, जिसके मॉडल होगा उसी से ही डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना, मैंने किया हो ना 7 से डिवाइड, यहाँ पे भी 7 से डिवाइड, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36, मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, तो यहाँ से देखो 6 इंटू 6 आ गया 1, तो यानी कि 6 इक्वल्स टू 6 इनवर्स आ गया, तो इस इनवर्स के प्लेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 इंटू 6 मॉडुलो 7, दैट इज 6 मॉडुलो 7, तो इस x2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 6, ठीक है। होप इट्स क्लियर। इन द सेम वे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आपका, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, आप पे छोड़ती हूँ, एम थ्री आ जाएगा हमारे पास 385, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है वो देखो, x इज इक्वल्स टू x1 a1, इन तीनों की वैल्यू अंडर मॉडुलो m लगानी, रीजन बीइंग देखो मैंने सबकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला, यही समझाना था मुझे, मैं समझ ना आए तो मैं भी दोबारा करा दूंगी, पर मुझे लगता है कैलकुलेशन पार्ट है, आप कर लोगे, समझा मैंने दिया है, तो फिर भी मुझे बताना कोई प्रॉब्लम हो तो। यहां से आपके पास आ गया ये वाला स्टेटमेंट, जब आप उसको करोगे, एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू 1191, ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब देखो यहां से आपको नजर आ रहा है 191 इज ग्रेटर देन 385, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, आइदर आप इसको डिवाइड कर लो और रिमाइंडर देख लो कि क्या आ रहा है, स्टिल ये आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो हो सकता है आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा आलस हो, तो वो आपकी चॉइस है, या फिर आप क्या करो, कीप ऑन माइनसिंग इट, यानी कि सब्ट्रैक्ट, कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट, 191 एक ही बात होती है, इसको 80 में से माइनस करो, आपके पास आएगा 806, फिर इससे बड़ा नंबर आ गया, फिर इसमें से माइनस कर दो 421, फिर इससे बड़ा आ गया 385, ठीक है, कितना आ गया आपके पास 36। अच्छा एक बात बताना भूल गई, इसमें क्या, ये तो ठीक है, ये 385 कहाँ से आ गया, यहाँ पे मॉडुलो m होता है ना फॉर्मूले में, ये मॉडुलो m1 इंटू m3 होगा ना, तो 5 इंटू 7 इंटू 11, तो 35 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा 385, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी बड़ा नंबर आया हमने उसको सब्ट्रैक्ट करते रहे, और आंसर कितना आ गया हमारे पास 36, तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 36। अब देखो एग्जाम में तो इसी से ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, इनके क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, वैसे ना क्वेश्चन इस पे भी बनता है, ये वाला फॉर्मूला दे देते हैं, इस पे बनता है एमसीक्यू, एक्स आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे बनता है एमसीक्यू, इसका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं इस पे बनता है एमसीक्यू। तो देखो मैं एक्स के प्लेस पे ये रखा और रिमाइंडर चेक किया क्या ये सही है या नहीं, यानी क्या था हमारे पास क्वेश्चन, एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 5 था, यहाँ पे एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 7 था, यहाँ एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू आई गेस 3, हाँ ये था 1 मॉडुलो 11 था, तो यहाँ पे कितना आया 36, तो देखो 5 डिवाइड 36 माइनस 1, 35 आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे 36 रखो, यहाँ पे -1 रखो, 35 7 से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 36 33 आएगा, 11 इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब देखो मैं है ना होमवर्क दे देती हूँ आपको, नहीं मैं सॉल्व भी करा सकती हूँ क्वेश्चंस को, और देखो ये वाला सेम क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इसको करना,
एक बार करने जरूर हैं ये, इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें कोई एमसीक्यू बने तो मैं वो सॉल्व कर पाऊंगी। तो मैंने 2 से 3 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, जो बार बार कह रही हूँ एमसीक्यू इसमें से बनते हैं बहुत, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पूरी की पूरी भी आ जाती है। तो ये है ना M1 × M2, इसके ऊपर भी पूछ लेंगे, जो मॉडल M होता है तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये सब का प्रोडक्ट होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आप इसको करना। अच्छा, ये मैंने एक माइनस वाला ले लिया होगा यहाँ पे, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं इसको बता देती हूँ। जैसे आप उसको सॉल्व करोगे ना, तो कहीं पे आपके पास ये वाला स्टेटमेंट भी आएगा, 3x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे 1 × 3 इनवर्स लिखा, फिर 3 इनवर्स अंडर मॉडुलो 7 निकाल लोगे। लेकिन जब मुझे यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि ये है 3 और 1, ठीक है, सो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, यानी कि -2। तो ये इसका पूरा यहाँ मैंने लिख दिया है, यानी कि मान लो मैं x के प्लेस पे 2 रख दूं, -2, तो ये कॉन्ग्रुएंट सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि 7 डिवाइड्स -6 माइनस ऑफ -1। तो देखो यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी -1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, -1, तो कितना आएगा -7। ये कंप्लीटली इससे डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग के कांग्रेस वाले उसमें चैप्टर में बताया था कि हम कई बार इसको नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, राइट, नेगेटिव कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोबारा से सुनो। मैंने लिया कि जो x1 की वैल्यू है ना वो -2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, -6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, -6 माइनस का 1 और 7 डिवाइड -7, सो दिस इज करेक्ट। तो हम इससे भी कर सकते हैं, या फिर आप 3 इनवर्स लेके भी कर सकते हो, उससे थोड़ा लेंथी बनेगा। लास्ट में फिर आपको वही कीप ऑन डिवाइडिंग करना पड़ेगा, वो मर्जी होती है टोटल। पर मेरा पर्पस ये है कि आपको बस पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, चलो इस क्लास के लिए अभी इतना ही बस। ये डाइफेंटाइन और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कितना आपका बचता है। नेक्स्ट में जो लास्ट आपका टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा लेंथी है, इसमें पीडीएफ में नंबर ऑफ पेजेस भी ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने इसमें एमसीक्यू इंक्लूड कर दिए हैं। आइलर फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं करा चुकी हूँ, आइलर फंक्शन, यस, आइलर में करा चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। आइलर ट्यूशन की जगह है, अब हमें कराना है लास्ट में बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, डाइफेंटाइन हो गई। चलो वो किसी और फोल्डर में मैंने सेव कर दी होगी फिर, उसमें एमसीक्यूज हैं। कोई बात नहीं, मैं ढूंढूंगी कहाँ पे होगा, वो इधर उधर होगा किसी फोल्डर में, नॉट एन इशू। ये रहा, फॉर्मेट एंड विल्सन। आइलर ट्यूशन ये है, आइलर फॉर्मेट थ्योरम है, और आपकी ये है विल्सन थ्योरम है, और इसके बाद एमसीक्यूज है। ठीक है, एमसीक्यूज के मैंने आंसर्स भी दे दिए हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Okay, bye bye and take care. Have a fantastic future ahead.